हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस और ये आज अपने साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि हाँ यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और बाद में दूसरे लेक्चर में हमने ये समझा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना। विस्थापन अभिक्रिया में हम लोगों ने एग्जांपल लिया था रामलाल का, पिंकी और श्यामलाल का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। आज उसके आगे हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि पहला अपना टॉपिक रहेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या रहेगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, एक अपचयन एक उपचयन। ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि यहाँ तक इस लेक्चर को लेके आया जाए, एक ही लेक्चर में इस सभी टॉपिक को खत्म कर दिया जाए। तो उसके लिए हम आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि है अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है भैया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? समझाएंगे। ठीक है ना। जिसे आप लिखे हैं जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब आज भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे रामलाल और किसका? पिंकी का, श्यामलाल का, और एक और कोई बंदा रहेगा, उन दोनों का एग्जाम्पल लेकर के हम आसानी से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे एक है ए और बी और इधर है सी और डी। इन दोनों के यदि हम रिएक्शन कराएं, मान लेते हैं एक यौगिक है ए बी, एक यौगिक है सी डी, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो किस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान होगा। जैसे कि मान लेते हैं जब ए यहाँ पर आया तो ये मान के बनाते हैं कि AC बना देगा और बी बचा हुआ वो क्या बना देगा? BD बना देगा। ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है कि AB और यहाँ पे CD, ये A और B एक साथ में थे, यहाँ पे C और D एक में साथ में थे। लेकिन जब इन दोनों यौगिकों को हमने आपस में अभिक्रिया करवाया तो ये दोनों अलग अलग बाद में यौगिक बनाए, यानी कि जो A यहाँ से B के साथ में बनाया हुआ था यौगिक, वही A यहाँ पे C के साथ यौगिक बना रहा है। और ये जो C था जो D के साथ में यौगिक बनाया था, अब और B और D ये दोनों आपस में मिलकर के यौगिक बना रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले ले, कौन सा एग्जांपल ले लिया जाए? मान लीजिए ये ले रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4, दिख रहा है ना नीचे? हाँ दिख रहा है। ठीक है ना। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। ठीक है। किसका एग्जांपल लिए? सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का। ध्यान से देखिएगा, ये सोडियम सल्फेट एक अलग यौगिक है, अलग कंपाउंड है, और बेरियम सल्फेट एक अलग कंपाउंड है। ठीक है ना। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये देखेंगे कि बाद में जो नया प्रोडक्ट हम लोग को बनेगा, नया उत्पाद बनेगा, वो कुछ बदला हुआ बनेगा। यानी कि यहाँ पे बनेगा, क्या बनने वाला है? सोडियम क्लोराइड। हम लोग को क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा। और एक क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट मिलेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पे 2 लगाएंगे, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक, बाकी सारी चीजें बैलेंस है। अच्छा, आगे आने वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हमने ये सोडियम सल्फेट का रिएक्शन जब बेरियम क्लोराइड के साथ कराया तो यहाँ पर आकर के सोडियम क्लोराइड बना और बेरियम सल्फेट बना। ये भी सीखने वाले हैं आने वाले लेक्चर में। और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से इन अभिक्रियाओं को, इन रिएक्शनों को हम क्या कर रहे हैं कि बैलेंस कर रहे हैं, इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है ना। बैलेंस करने का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं संतुलित करना। आगे आने वाले लेक्चर में उसके लिए संतुलित करना हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें सारी चीजें एकदम बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जितना हम लोग 10th के लिए जरूरत है। ठीक है ना।
बस इतना आप लोग समझिए। इसमें अगर ठीक से देखेंगे तो सोडियम सल्फेट के साथ में था, अब ये सोडियम क्लोरीन के साथ में है, जो कि क्लोरीन यहाँ पे बेरियम के साथ में था, दिख रहा है ना। और ये जो बेरियम क्लोरीन के साथ में था वही बेरियम यहाँ पे सल्फेट के साथ में है, यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं आयनों का आदान प्रदान हुआ है। क्या हुआ है? आदान प्रदान हुआ है, यानी आयन आपस में अदला बदली हुए हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक अपना एग्जाम्पल लिया जाए, वही रामलाल वाला, तो ज्यादा समझ में क्लियर होगा। ठीक से देखते हैं, ठीक है ना, देखेंगे सारी चीज को यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि रामलाल, कल हम लोगों ने एक बॉन्ड बनाया था, किसका? रामलाल का और किसका भैया? पिंकी का, रामलाल का और पिंकी का, ठीक है ना। हमने एक कल कॉम्बिनेशन बनाया था, एक रिएक्शन कराया था, यौगिक कराया था विस्थापन अभिक्रिया के अंदर। उसमें हम लोगों ने देखा था कि लास्ट में जाकर के रामलाल और पिंकी का आपस में क्या हो गया था? यौगिक बन गया था, ठीक है ना। आज वही देखेंगे, रामलाल थे और बेचारा जो श्यामलाल था मुंह लटका के उधर बैठा हुआ था, तो चमेली आ गई इसके पास। कौन आ गई? चमेली नहीं, चंपा आ गई। कौन आ गई? चंपा, ठीक है ना। कौन आ गई? चंपा आ गई। किसके पास में? श्यामलाल के पास में, ठीक। यहाँ ठीक से देखिएगा, ये रामलाल अलग है, दिख रहा है ना, और ये पिंकी अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो श्यामलाल अलग है और ये कौन है? चंपा अलग है, ठीक है ना। ये हमारे मेन कैरेक्टर है, साइंस में हमारे मेन कैरेक्टर है, हम इसी के सहायता से साइंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। रामलाल, यहाँ पे रामलाल के साथ में कौन है? पिंकी। यहाँ पे श्यामलाल, श्यामलाल के साथ में कौन है? चंपा। बाद में हम लोगों ने देखा कि इन सभी में आपस में बन नहीं रहा था, ये सभी में बन नहीं रहा था, यानी खटपट चल रहा था आपस में। तो ये आगे जाके डिसाइड करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग अलग हो जाते हैं। क्या जाते हैं? हम लोग अलग हो जाते हैं। पिंकी बोलती है हम श्यामलाल के साथ में ही ठीक थे, श्यामलाल के ही साथ में ठीक थे। रामलाल क्या बोलते हैं? हमको भी चंपा ठीक लगती थी, तुमसे अच्छी है। क्या है? तुमसे अच्छी है। तो अभी क्या करेंगे, ये यहां से ध्यान से देखिएगा, ये श्यामलाल यहाँ पे किससे फिर के साथ में आएगा? श्यामलाल, श्यामलाल, और श्यामलाल के साथ में कौन आएंगी? पिंकी, दिख रहा है ना। श्यामलाल के साथ में कौन आएंगी? पिंकी। और जब यहां से ये दोनों आपस में मिल गए, श्यामलाल और पिंकी, जब ये दोनों आपस में मिल गए, तो अब कौन बचा? एक बचा रामलाल और कौन बची? चंपा। तो यहां से रामलाल प्लस में रामलाल, रामलाल, चंपा, ठीक है ना। यानी कि पिंकी अब किसकी हो गई? फिर से रामलाल की, ठीक है ना। पिंकी किसकी हो गई? रामलाल की, और चंपा किसकी हो गई? श्यामलाल की। तो ठीक से देखेंगे, मजाक से हट करके, तो देखेंगे यहाँ पे दोनों में अदला बदली हुई है, यानी कि आपस में फेर बदल हुआ है, आदान प्रदान हुआ है। तो उसी को हम केमिस्ट्री के भाषा में बोलते हैं, जिन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भैया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? किसी कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। अगला हेडिंग हम लोग कराएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। उष्मा शोषी, यहाँ पे ठीक से बात करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि उष्मा का मतलब हीट यानी कि ऊर्जा, शोषी का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना, यानी कि किसी भी चीज को अपने अंदर सोख लेना। समझ में आ रहा है ना? किसी भी चीज को अपने अंदर क्या कर लेना भैया? सोख लेना। यानी कुछ ऐसी बात करें, यानी कि ऊर्जा को, एनर्जी को, उष्मा को अपने अंदर सोखना, ठीक है ना। यानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, अवशोषित कर लेना। क्या कर लेना? अवशोषित कर लेना। तो उसको, इसी को हम लोग को साइंस की भाषा में अगर बोल करके लिखना होगा तो लिखेंगे जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन अभिक्रियाओं को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उन अभिक्रियाओं को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख करके चल रहे हैं कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जिन अभिक्रियाओं में, या एक वर्ड यहाँ पे लिख रहा है, ऊर्जा का अवशोषित होना, ऊर्जा अवशोषित, ऊर्जा अवशोषित होता है। क्या ये बातें आप लोग को समझ में आ रही है? ऊर्जा अवशोषित होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ये रहेगा हम लोग का, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया भैया? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हम बस यहाँ पे एग्जाम्पल की सहायता से थोड़ा सा समझेंगे। जब बायो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जैव प्रक्रम, वहां पे हम एकदम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है ना। बस यहाँ पे आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया उदाहरण है किसी का, उष्माशोषी अभिक्रिया का। अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा क्लास 6 में, क्लास 8 में, तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, जो कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहता है, सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, और वो जो भोजन बनाते हैं वो बनाते हैं C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? साथ में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है? यानी कि अच्छा यहाँ पे भैया हम प्रकाश संश्लेषण को डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बस एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ रहे हैं कि हाँ, प्रकाश संश्लेषण उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, बस इतना। ठीक है ना। और उसमें भी हम आप लोग को समझा रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करके सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसका नाम है क्या? ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। तो वहां पे बेसिकली होता क्या है, जो सूर्य की प्रकाश आ रही है, जो सूर्य की किरणें आ रही है, वो ऊर्जा के रूप में पत्ती पे आके गिरता है। पत्ती उन ऊर्जाओं को अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद से जो भी क्रिया होने वाला होता है, और पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं सब? टिक मार्कर में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा उष्माशोषी का उदाहरण है, ये भी हो सकता है। या ऐसा भी क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, हाँ शायद दे रखा है, कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्या आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो उसका सीधा हम लोग उदाहरण आंसर दे सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को उष्माशोषी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि पेड़ पौधे ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए हम इसको उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा अवशोषित की जाती है, उन अभिक्रियाओं में हम लोग क्या बोलते हैं कि उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला जो पढ़ने वाले हैं अपना नया टॉपिक, वो नया वाला टॉपिक कौन सा है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया भैया? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाएंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह था अपना उष्माशोषी अभिक्रिया।
और ये है अपना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पे ये उल्टा होता है इसका, ऊष्माशोषी के अंदर क्या हो रहा था, ऊर्जा का अवशोषण हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा बाहर निकलेगा, यानी ऊर्जा का हास से होगा। यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। एंडो 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 का मतलब होता है बाहर, सॉरी एक्जो एक्जो का मतलब क्या होता है, बाहर। थर्मिक का मतलब एनर्जी, हीट, ऊर्जा बाहर निकल रही है। यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हीट बोलिए या ऊष्मा बोलिए या ऊर्जा बोलिए, बात एक ही है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा बाहर निकलती है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, ऊष्मा, ऊष्मा या उसी को हम लोग बोल देंगे ऊर्जा बाहर निकलती है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग भैया, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है ना। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा बाहर निकलती है ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग किसी भी कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या होगा, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या होगा, ऊर्जा, ऊर्जा रिलीज होगा। ये बात सभी को पता है। अगर किसी भी कार्बनिक पदार्थ को अगर हम लोग जलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पेपर को हम लोग जलाते हैं, तो जब पेपर को जलाते हैं तब पेपर के साथ में क्या निकलता है, एक धुआं निकलता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और उससे हम लोग को हीट भी महसूस होती है, ऊष्मा महसूस होता है, ताप महसूस होता है, यानी कि एनर्जी बाहर की ओर जा रही है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक और उदाहरण, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया, श्वसन प्रक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये रेस्पिरेशन भी हमारा बायो का टर्म है, यानी कि जो कि बायो का चैप्टर पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, वहां पे इसको फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा क्या होती है भैया, बाहर निकलती है। ये श्वसन होता क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। श्वसन, आप लोग बहुत लोग को ये चीज गलत पता होगा कि श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ठीक है ना। ये गलत है, ये क्या है, गलत है। श्वसन का मतलब यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो भोजन हम लोग करते हैं, जो खाना हम लोग खाते हैं ग्लूकोज के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो हमारे शरीर के अंदर जब जाता है तो उन भोजनों को छोटे 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 पार्ट में तोड़ा जाता है ताकि उससे हमको ऊर्जा प्राप्त हो सके और हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सके। समझ में आ रहा है ना, हमारी एक एक कोशिकाओं तक ऊर्जा पहुंचाया जा सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो जो भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर में जाकर के छोटे 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 पार्ट्स में क्या होता है, टूटता है, डिसोसिएट होता है, और टूट करके हमको उससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे इस एक ही बोर्ड में सारी चीजों को पढ़ लिया जाए ताकि एक ही जगह हमारा पूरा रहेगा, हम लोग को समझने में आसानी रहेगी। एक बोर्ड खोलेंगे, एक स्लाइड खोलेंगे, वहां से सारी चीजें हम लोग को क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इंग्लिश में बोल जाते हैं, ठीक है ना। अवक्षेपण अभिक्रिया, एक वर्ड का इसका परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है। क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। हम पूरी बातें लिख नहीं रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है। आप लोग सुनिए,
जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यही वाला जो डबल डिस्प्लेसमेंट का हम लोग पढ़ रहे थे द्विविस्थापन का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से देखेंगे कि सोडियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से, क्या बनेगा, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है ना। तो फिर यही बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, NaCl बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। क्लियर है ये बातें, आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया यानी अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि जब दो कंपाउंडों को, दो यौगिकों को आपस में मिलाते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं घुलता है, पूरे तरीके से आपस में नहीं मिलता है। जैसे अगर हम लोग पानी में नमक को या चीनी को या किसी शरबत को मिलाएं तो वो पूरे तरीके से घुल जाएगा, उसमें कहीं ना चीनी देखने को मिलेगा, ना नमक देखने को मिलेगा, ना कोई शरबत देखने को मिलेगा। लेकिन किसी किसी पदार्थ को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब आपस में मिलाते हैं तो ये पूरे तरीके से नहीं घुलता है, और नहीं घुलने के बाद से छोटा छोटा क्या करता है, अवक्षेप का निर्माण करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है। हम लोग क्या पढ़ा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें शोषी अभिक्रिया, उसमें क्षेपी अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। लास्ट अपना टॉपिक बच रहा है कौन सा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा बच रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तब तक के लिए इसको हम सभी को मिटाते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तब तक हम स्क्रीन सेट रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ना पड़ेगा उपचयन किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग अपचयन को देखते हैं, बाद में उपचयन को देख लेंगे, सॉरी पहले उपचयन को देखते हैं, बाद में अपचयन को देख लेंगे, बाद में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले उपचयन किसे बोलते हैं, उपचयन किसे बोलते हैं, जिन अभिक्रियाओं में, ठीक से सुनिएगा, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, यानी कि हाथ से होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं कि उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पहले यहाँ ध्यान सुनिए, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, दो चीज लिख रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, और हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन। क्या ये बातें आप लोगों को समझ आ रही है। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जैसे लिखेंगे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, तो ठीक से देखेंगे ये क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक से देखिए यहाँ पर कार्बन था अकेले, बाद में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया, भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, उसका उल्टा होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ऊपर तीर का मतलब वृद्धि हो रहा है, नीचे तीर का मतलब कमी हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये ऊपर जो तीर बना रहा है इसका मतलब वृद्धि हो रहा है, जो नीचे तीर बना रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ही, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को, किसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम और प्लस में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो ठीक से देखे पे तो यहाँ पे जो कंपाउंड था हमारे यौगिक था मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके पास ऑक्सीजन था, लेकिन जब हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को गर्म किया तो ये दोनों टूटे, बंद टूटने के बाद से क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकला और मैग्नीशियम अकेले बच गया। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई है कि नहीं हुई है। तो जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को अपचयन कहते हैं। जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है,
उन अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। अब रही बात रेडॉक्स अभिक्रिया की, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इंग्लिश में भी इसको रेडॉक्स ही पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है सर? रेडॉक्स रिएक्शन कुछ नहीं है, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में, लिख रहे हैं हम यहाँ पे, जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में, जिन अभिक्रियाओं में उपचयन, उपचयन, अपचयन, उपचयन, अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं, उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? जिन अभिक्रियाओं में अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होते हैं, क्या होते हैं भैया? दोनों एक साथ होते हैं, यानी कि उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन, इनके रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल सर, हाँ ये वाला एग्जाम्पल बहुत फेमस है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? क्या करेगा भैया? यहां से बनेगा कॉपर और ये क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। तमीज से देखेंगे, ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है? कम हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। किससे कमी होता है? यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे ये अपचयन हो रहा है, अपचयन, अपचयन हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ये बात? आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक से देखेंगे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो बन जाता है, केवल कॉपर बनता है, और हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बना देता है। यहाँ पे क्या हुई है? कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन गायब हुआ है, केवल कॉपर बना है। यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन प्लस हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? H2O बना है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने में अपचयन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन से H2O बन रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रही है? उपचयन हो रहा है। क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? देखा जाए तो ये चैप्टर लगभग पूरा खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से कैसे बच सकते हैं, और विकृत गंधिता किसे कहते हैं, विकृत गंधिता के बचाव क्या क्या है। ये दो टॉपिक हम लोग का बच्चा ये पढ़ेंगे। और एक जो टॉपिक छोड़ा है, मैंने जानबूझ करके छोड़ा है, कौन सा? संतुलित समीकरण या समीकरण को कैसे बनाते हैं, उसको हम आराम से, जब वो दोनों टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसी टॉपिक के अंदर या अलग लेक्चर के अंदर हम उसको अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। ठीक है ना? हम नहीं चाहते थे इसके अंदर पढ़ाएं, क्योंकि इसके अंदर पढ़ाने के बाद से वो आप लोगों को उतना ज़्यादा मजा नहीं आता। उसके लिए सेपरेट अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि आखिर सोडियम क्लोराइड बन रहा है तो क्यों सोडियम क्लोराइड बन रहा है, जल बन रहा है तो कैसे जल बन जा रहा है, कैसे बेरियम सल्फेट बन रहा है, कैसे सोडियम सल्फेट बन रहा है, कैसे कॉपर सल्फेट बन रहा है। ये सभी चीज हम लोग देखेंगे उस लेक्चर के अंदर, उसमें सारी चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। ठीक है ना? उसमें हम एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे भैया, एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे। ठीक है ना? क्योंकि अगर वो आ गया तो आगे आने वाले सभी चैप्टर के अंदर, लेक्चरों के अंदर आप लोग को रिएक्शन करने में, रिएक्शन बनाने में उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी को कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जाते जाते एक शायरी हो ही जाए, क्या हो जाए? जाते जाते एक शायरी हो ही जाए कि क्या होता है ना कि कभी कभी हम अपने अंदर नहीं देखते हैं,
हम अपने अंदर नहीं देखते हैं, हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं किया, वो वैसा नहीं किया, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। और अपने अंदर हम लोग नहीं झांक के देखते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, ठीक है ना। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे तो बाद में यहाँ पर भी 50 जगह हम लोग निकाल सकते हैं कि आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने वो नहीं पढ़ाया, आपने कम एग्जाम्पल करवाया। आप भी तो करिए, आप भी तो करिए, एग्जाम आपको देना है, हमको तो एग्जाम देना नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो इसलिए एक शायरी है जो कि गालिब का है नहीं, लेकिन गालिब के नाम से फिर क्या बोलते हैं फेमस हो गया है। वो लाइनें हम आप लोगों को सुनाना चाहते हैं कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।